यू विल किल द टाइम विल किल यू। सो वेलकम एवरीवन, मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। एंड प्यारे बच्चों, जो हमने सीरीज शुरू की है उसको बहुत सारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लासेस आप तक पहुँच पाए। सो अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारा सेक्टर से रिलेटेड ही है। हमने जब 5th और 6th में बात की थी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की, उसमें हमने देखा था कि कैसे पर्यावरण पर निर्भरता रहती है। फिर विनिर्माण की अवस्था देखी, जो पर्यावरण से उपलब्ध वस्तु है उन कच्चे माल को कैसे बहुमूल्यवान बनाने के लिए विनिर्माण का कार्य किया जाता है। वो कार्यविधि हमारी द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अब उसका बाजारीकरण किस प्रकार से हो रहा है, लोगों तक उसकी पहुंच कैसे बन पा रही है, वो हम देखेंगे तृतीय क्रियाकलाप में। और उसी तृतीय क्रियाकलाप के बाद हम देखेंगे कि जो हमारे क्षेत्र विस्तार है उसमें शिक्षा का और प्रशिक्षण का किस प्रकार से योगदान रहता है, वो आएगा हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप। और कई सारे ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं अनुसंधान से संबंधित, पॉलिसी मेकिंग से संबंधित यानी नीति निर्माण से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, वो आती है हमारी पंचम क्रियाकलाप में। तो इन सभी बिंदुओं को हम तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप की श्रेणी में रखते हैं। उसको हम आज पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 में। सो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तृतीय क्रियाकलाप जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है, अतः सभी प्रकार की सेवाएं, विशिष्ट कलाएं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है, व्यवसाय क्षेत्र की सेवाएं, चिकित्सा, अध्यापन, विधि प्रशासन और मनोरंजन में व्यवसायिक कुशलता, ये सभी हमारी क्या होती है, तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में आने वाले कार्य क्षेत्र होते हैं। इसी के आधार पर अधिकांश तृतीय क्रियाकलाप जो हैं वो कुशल श्रमिकों और प्रशिक्षित विशेषज्ञों पर आधारित होते हैं और परामर्शदाताओं द्वारा भी इसमें सम्मिलित रखा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यूएसए और यूरोप की इकोनॉमी की, तो भारत से वो कई ज़्यादा मजबूत है। जिसके पीछे क्या है, वहाँ की जनसंख्या। जब हमने जनसंख्या संगठन पढ़ा था तो याद कीजिए बच्चों, इमर्सन की हमने एक बहुत अच्छी लाइन समझी थी, जिन्होंने कहा था कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास है या वो राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब वहाँ की जनसंख्या यानी स्त्री और पुरुषों की स्थिति मजबूत हो। और स्त्री और पुरुषों की स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है, शिक्षा के माध्यम से। तो विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, वहाँ के पीछे इसका पीछे का जो कारण है वो वहाँ से हम ये कह सकते हैं उसके पीछे का कारण वहाँ की शिक्षित जनसंख्या ही है। तो विकसित राष्ट्र के आधार पर तृतीय क्रियाकलाप में कार्यरत जो लोग होते हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है, इसीलिए वो राष्ट्र आर्थिक स्थिति में भी मजबूत होते हैं। तो ये हमारे तृतीय क्रियाकलाप हैं जो व्यवसाय के आधार पर हम कह सकते हैं कुशल श्रमिक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ और एक परामर्शदाताओं के रूप में कार्यरत व्यक्तियों की श्रेणी होती है। अब हम कुछ पॉइंट समझेंगे उत्पादन और विनिमय के बारे में। देखिए बच्चों, आपको पता होगा उत्पादन और विनिमय, इसको हम एक उदाहरण के रूप में इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही डिफरेंस है। उत्पादन एक गतिविधि होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगरबत्ती के उद्योग की, तो अगरबत्ती के उद्योग को जो अगरबत्ती तैयार की जाती है वो, और जो व्यक्ति वहाँ पे अगरबत्ती तैयार कर रहे हैं उसको जो वेतन दिया जा रहा है, जिसे हम पारिश्रमिक कहते हैं, वो सभी क्षेत्र आधार पर उत्पादन की श्रेणी में रखे जाएंगे। जिसमें हम कह सकते हैं जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जैसे उत्पाद, जस्ट अ मिनट, हम कह सकते हैं उत्पाद और पारिश्रमिक, ये दोनों श्रेणी उत्पादन में रखे जाते हैं। और इसी उत्पाद और पारिश्रमिक को एक बाजार के रूप की अवस्था को बदलने के लिए हम ये कह सकते हैं साधनों की उपलब्धता, साधन उपलब्धता, साधन उपलब्धता, संचार के संसाधनों की उपलब्धता, ये सभी व्यापार, बाजारीकरण, बाजार की स्थिति जो जिस श्रेणी में आता है वो हमारा विनिमय की श्रेणी कहलाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु यदि तैयार की जाती है तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, व्यापार करना, उस वस्तु को लोगों तक पहुंचाना और उससे आय के साधनों की उपलब्धता को बढ़ाना। तो ये हमारे उत्पादन और विनिमय की स्थिति कहलाती है। इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में समझेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको उत्पादन और विनिमय के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप में ये दोनों ही शामिल होते हैं। उत्पादन का मतलब होता है पारिश्रमिक और वेतन। जो भी उत्पादन पारिश्रमिक होता है, जो भी मेहनत से हम ये कह सकते हैं जो श्रमिकों की आय होती है वो पारिश्रमिक कहलाती है, वेतन के रूप में आय। और विनिमय के आधार पर व्यापार, परिवहन, संचार, सुविधाएं, ये सभी हमारी विनिमय की श्रेणी में आती है। द्वितीय क्रियाओं में मुख्य अंतर
द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में एक ही मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन, तकनीकी, मशीनरी, फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं का अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता रहती है। जैसे हमने विनिर्माण की स्थिति देखी थी, तो विनिर्माण में जो कोई भी व्यक्ति कार्यरत होता है उसमें एक श्रमिक संसाधन जो है वो हम ये कह सकते हैं ज़्यादा शिक्षित या प्रशिक्षित नहीं होता, वो किसी भी श्रेणी में कार्यरत कर सकता है। लेकिन जब हम तृतीयक क्रियाकलाप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो उपलब्धता रहती है वो कुशल श्रमिकों की रहती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं मशीनरी की ज़्यादा महत्वता नहीं होती, जबकि विनिर्माण उद्योग में, कारखानों में मशीनरी की महत्वता एक श्रमिक से ज़्यादा होती है। लेकिन तृतीय क्रियाकलाप पारिश्रमिक के आधार पर और हम ये कह सकते हैं एक प्रशिक्षण के आधार पर कुशल श्रमिकों की निर्भरता को बताता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे तृतीय क्रियाकलापों के प्रकारों की। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ चीज़ें जो होती है एग्जाम में बुक से डायरेक्ट पूछ ली जाती है और बोर्ड में बहुत सारे ऐसे अप्रोचेबल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। तो आपको क्या करना है, उन्हीं फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एग्जाम्पल से इजी टू इजी तरीके से आपको समझाऊं ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से लिख पाएं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक स्टोरी के रूप में किसी चीज़ को समझते हैं तो वो लंबे टाइम तक हमें याद रहती है। और जियोग्राफिकल जो कि हमारा एक हम ये कह सकते हैं ज्योग्राफी जो है हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, उसी के साथ फैक्ट्स पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो हम इसको इसी वे से स्टडी करने के लिए थोड़े हम एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, डायग्राम यूज़ करेंगे, जिससे हमारी चीज़ें और ज़्यादा आसान बन जाए। जैसे ही हम तृतीय क्रियाकलापों की बात करते हैं, एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस हैं। पूरे में बुक में अगर इस चैप्टर की बात करूँ तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो यही पॉइंट है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिए और पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तृतीय क्रियाकलापों से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहीं से पूछा जाएगा तृतीय क्रियाकलापों के प्रकारों को बताइए। जैसे कि हमने बात की थी एक अगरबत्ती के उद्योग की। अगरबत्ती के उद्योग का जो निर्माण होता है, कोई भी व्यक्ति यदि अपना विनिर्माण का कार्य शुरू करता है उसके पीछे कई सारे वो लक्ष्य देखता है। सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि उस वस्तु को जो जिस उद्देश्य से वो बना रहा है वो उद्देश्य होता है व्यापार। व्यापार के माध्यम से वो लोगों तक उस वस्तु की पहुंच बनाता है। तो व्यापार कैसे किया जाता है, जैसे अगरबत्ती उद्योग जो है उसमें जो अगरबत्ती तैयार की जाती है, हो सकता है वो अगरबत्ती सीधे थोक व्यापारियों को जो होलसेलर होते हैं, या हो सकता है किसी दुकानदार तक सीधी उसकी पहुंच बना दी जाए। इन दोनों ही अवस्थाओं को हम व्यापार की श्रेणी में रखते हैं। एक अवस्था होती है हमारी थोक और एक होती है फुटकर। थोक व्यापारी वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को बल्क में परचेस करते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री से सीधे ही माल को उठाकर अपने पास रख लेना और उसका व्यवसाय करना। जो व्यक्ति जिसके माध्यम से ये कार्य किया जाता है वो हमारे थोक विक्रेता कहलाते हैं। जबकि इसके विपरीत जब हम फुटकर विक्रेताओं की बात करते हैं, आपको पता होगा जो शॉपकीपर्स जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी स्टॉल्स लगाते हैं, जो दुकानें लगाते हैं और डायरेक्ट होलसेलर से ही वो हम ये कह सकते हैं वो माल परचेस करते हैं। तो इसी गतिविधि को जो व्यक्ति करते हैं उन्हें हम फुटकर विक्रेता के रूप में जानते हैं। तो व्यापार किस प्रकार से किया जाता है, एक तो थोक व्यापार होता है, एक हमारा फुटकर व्यापार होता है और अलग अलग श्रेणियों के आधार पर भी इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर है हमारा परिवहन। जब किसी व्यापार को प्रारंभ किया जाता है तो उसके पहले सबसे पहले यही देखा जाता है कि व्यापार कितनी तेजी से मजबूत होगा। जब व्यापार मजबूत होगा तो आर्थिक स्थिति भी उस व्यापार को मजबूती से मिलेगी। इसके लिए सबसे पहला लक्ष्य रखा जाता है वस्तुओं की पहुंच बाजार तक बनाना, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका किनकी होती है, परिवहन के संसाधनों की, जैसे रेल, सड़क, वायु और जल परिवहन। क्योंकि आज भी इंडिया में भी कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स के जो आइटम हैं, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले में हैंडीक्राफ्ट्स आइटम जो है वो विदेशों तक फेमस है। तो विदेशों तक उसकी पहुंच कैसे बनी है, उसका व्यापारीकरण कैसे हुआ है, हम ये कह सकते हैं उसमें परिवहन के संसाधनों की भी भूमिका रही है, उसमें जो संचार के संसाधनों की भी भूमिका रही है। संचार के संसाधनों का मतलब होता है दूर संचार के साधन, दृश्य और श्रव्य के संसाधन, यानी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, आपने कई सारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। जैसे अगरबत्ती की हम बात करें तो साइकिल धूप अगरबत्ती की एडवर्टाइजमेंट कई बार टेलीविजन पे दिखाई जाती है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी व्यापार की, ताकि उस व्यापार को मजबूत किया जाए, उसमें नवाचार की स्थिति को उत्पन्न किया जाए। तो ये हमारी संचार की स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे इससे आगे के एक स्टेप की। अगला स्टेप जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और आधुनिक व्यापार की स्थिति में हम ये कहें तृतीय क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, वो है हमारी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सबसे पहले हम बात करेंगे मौद्रिक नीतियों की। कई सारी सरकार जो होती है वो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार का जो होता है वो निजीकरण कर देती है, जिससे क्या होता है कई सारे इन्वेस्टर्स उस क्षेत्र में आते हैं और बड़े बड़े व्यापार का कार्य शुरू करते हैं, जिससे रोजगार के अवसरों की भी उपलब्धता होती है। तो सेवा क्षेत्र के माध्यम से कई सारे रोजगार खुलते हैं और जो इस श्रेणी में कार्यरत होते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप में रखे जाते हैं। फिर हो गया हमारा बीमा सेक्टर। आज अगर हम बात करें व्यापार की
तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी योजनाएं लाई जाती है। जैसे अगर हम मध्यम और लघु उद्यम मंत्रालय की बात करते हैं तो वो बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं जिसमें लोन की सुविधा होती है और इसी के माध्यम से बीमा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी लाई जाती है, जिससे क्या हो सकता है एक सुरक्षित तरीके से व्यापार किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति जिसके इच्छा हो व्यापार करने की उसको पूंजी के लिए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और उसको पूंजी की उपलब्धता आसानी से हो जाए। ये सेवा क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में कार्य करते हैं, जो हम ये कह सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत व्यक्ति होते हैं, जो इनको आसान बना देते हैं लोगों की पहुंच बनाने में। तो ये सभी क्षेत्र हमारी सेवा क्षेत्र कहलाएगी। इसमें कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं और कुछ व्यावसायिक सेवा क्षेत्र भी होते हैं। व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र के रूप में अगर हम कहें तो एक असंगठित रूप के क्षेत्र होते हैं जिसके आधार पर क्या होता है, व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने आधार पर अपना खुद का कुछ प्रोडक्ट शुरू कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉम्बे डब्बा वाला, तो पूरे 20 से 40 हज़ार जो डब्बा सेवा की जा रही है, यानी जो बाहर से आए हुए प्रवासियों के लिए बहुत स्पेशल रहा है और बॉम्बे डब्बा वाला पूरे हम ये कह सकते हैं पूरे बॉम्बे में फेमस है। इसी के आधार पर ये व्यक्तिगत आता है। व्यावसायिक श्रेणी में आपके कई सारे सामाजिक क्षेत्र भी होंगे, जैसे सिनेमाघर हो गए, सार्वजनिक पार्क हो गए, पर्यटन क्षेत्र हो गए। इससे भी कई सारे सेवाओं के आधार पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो सेवाएं क्षेत्र हमारी इंपॉर्टेंट रहती है, इसको आप स्टामा कर लीजिएगा। अब पर्टिकुलर हम इनको वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला हमारे तृतीय क्रियाकलाप का जो प्रकार है वो है व्यापार। व्यापार को हमने अच्छे से देखा। इसके बाद ये व्यापार किया कहाँ जाता है, एक पर्टिकुलर देश में राज्य में होता है। तो राज्य में कहाँ पे होगा, राज्य में गाँवों में होगा या नगरों में होगा। तो नगरीय व्यापार और ग्रामीण व्यापार में काफी सारा अंतर हम यहाँ देखेंगे और हम बात करेंगे ये व्यापारिक केंद्र किस प्रकार से संचालित होते हैं और इन व्यापारिक केंद्रों के आधार पर हम इनको डिटेल से समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन यदि आपसे पर्टिकुलर वन बाय शॉर्ट में पूछ लिया जाए व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो आप इसको बुक की लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं ऐप पर, तो आपको फटाफट से ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिससे आपको ये नोट्स अवेलेबल हो पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट अच्छे से ले पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार और वाणिज्य की। व्यापार जो है थोक और फुटकर के आधार पर किया जाता है। ये दोनों ही अवस्थाएं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकती है। नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बड़े आपको पता होगा मंडियाँ होती है, बाजार लगते हैं, मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स मॉल होते हैं, यहाँ पे ये सारे कार्य गतिविधियाँ की जाती है। व्यापारिक केंद्र क्या होता है, व्यापार से तात्पर्य होता है किसी भी वस्तु का या मद का क्रय या विक्रय करना। इसी के आधार पर इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ का अर्जन करना। सभी व्यक्ति जो व्यापार करते हैं उनका एक ही लक्ष्य होता है लाभ का अर्जन करना और इसमें प्रमुखतः जहाँ ये कार्य होता है, जहाँ से क्रय या विक्रय की गतिविधियाँ संपन्न होती है, वही क्षेत्र हमारा व्यापारिक केंद्र कहलाता है। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण व नगरीय विपणन केंद्रों के रूप में भी विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण विपणन केंद्र। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रामीण गांवों के क्षेत्रों में व्यापार किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। ग्रामीण विपणन केंद्र अत्यवर्धित व्यापारिक केंद्र होता है। ये जो केंद्र होता है ग्रामीण लोगों की जो मांग की वस्तुएं होती हैं उनकी उपलब्धता आसानी से लोगों तक पहुंचाता है। इसमें बड़े बाजार नहीं होते, ना ही बड़े पूंजी वाले बाजार होते हैं या मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स वाले मॉल होते हैं। ये सारी स्थितियां यहाँ पे नहीं होती। छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनकी उपलब्धता करवाती है, जैसे खाद्यान्न की सामग्री की आपूर्ति करवाना, छोटी से छोटी वस्तुएं जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए अनुकूल रहती है। उन क्षेत्रों के व्यापार जो होते हैं वो हमारे ग्रामीण विपणन के केंद्र के अंतर्गत किए जाते हैं। यहाँ पे फुटकर और थोक व्यापार दोनों ही उपलब्ध होते हैं। अब एक क्षेत्र होता है हमारा ग्रामीण आबादिक बाजार। बच्चों, अगर कहीं कोई व्यक्ति यदि गांव में रहता है, आप उनसे पूछेगा, वहाँ पे कई बार हाट और मेले लगते हैं। ये जो हस्तशिल्प उद्योग आपने देखा होगा, हस्तशिल्प मेले देखे होंगे, ये छोटे छोटे आधार पर कार्यरत होते हैं और इनकी जो समय अवधि होती है वो पाक्षिक और साप्ताहिक होती है, यानी या सप्ताह भर के लिए लगता है या हम कह सकते हैं 15 दिन के लिए लगता है। जैसे कि आपको पता होगा विंटर सीजन में जो नेपाली होते हैं वो अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, 1 से 2 महीने के लिए वो वहाँ पे सेटल होते हैं और वहाँ से लोगों को अपनी जो भी वस्तुएं वो लेकर आते हैं नेपाल से और वो यहाँ पे बेचते हैं। तो ये स्टॉल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र होते हैं ग्रामीण आबादिक बाजार वाले क्षेत्र, यहाँ पे जो भी वस्तुएं आती है वो नगरों से आती है और एक विशेष आकर्षित वस्तुएं ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं ज़्यादा नहीं रहती। जैसे कि हम ये कह सकते हैं हस्तशिल्प की वस्तुएं और प्रदर्शनी के आधार पर जो मनोरंजनात्मक वस्तुएं होती हैं, और यही वस्तुएं जो होती है जो नगरों के माध्यम से 10 या 15 दिनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लाई जाती है और लोगों तक उसकी पहुंच बनाई जाती है। ग्रामीण आबादिक बाजार नियमित बाजार नहीं होते। तो आपसे पर्टिकुलर 20 शब्दों में पूछा जा सकता है ग्रामीण आबादिक बाजार क्या होते हैं, जो कि एक अनियमित बाजार होते हैं जो 15 दिन और 7 दिनों के लिए लगते हैं, जैसे कि हाट मेले हो गए।
इनमें कई सारी वस्तुएं आती हैं और ये बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी बदलते रहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नगरीय विपणन केंद्र। नगरीय विपणन केंद्र नगरीय सेवाएं साधारण से लेकर विशिष्ट संसाधनों की उपलब्धता, शैक्षणिक व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध होती है। श्रेष्ठ उत्पादों का बाजार भी यहाँ पे होता है, क्योंकि नगरीय क्षेत्र में हमें सारी अवस्थाएं मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति होती है और नगरीय क्षेत्र ज़्यादा विकसित होते हैं, इसलिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल मॉल्स और जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो हमें सारी कहाँ मिल जाती है, मनोरंजन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर और कोटा है वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन लेवल पे भी डेवलप्ड है, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, वहाँ पे हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, तो उन क्षेत्रों की तरफ उनका रुझान रहता है। इसीलिए इन शिक्षा शैक्षणिक व्यावसायिक क्षेत्रों की वजह से भी वो नगरीय अवस्था जो है वो मजबूत बनती है और वहाँ का बाजारीकरण भी मजबूत रहता है। तो नगरीय विपणन केंद्र हो गए, इनको हमने अच्छे से समझ लिया। ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र और पर्टिकुलर हमने ग्रामीण आवधिक बाजार भी देखे, जिन्हें हम मेला या हाट भी कह सकते हैं। अब हम इसको थोक और फुटकर व्यापार को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसको हमें बुक की लैंग्वेज में समझे तो इसका गठन बिचौलिए सौदागर द्वारा किया जाता है। ये बड़े भंडार विनिर्माताओं द्वारा सीधी खरीद कर दी जाती है, यानी जो फैक्ट्री से बहुत सारा बल्क में माल उठाते हैं वही हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। ये प्राय फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं, यानी यदि हम कहें फुटकर व्यापार का जो निर्भरता है वो मूलतः थोक व्यापारियों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि थोक व्यापार जो है वो सीधा फैक्ट्री से इंटरेक्ट होता है और उपभोक्ता जो इंटरेक्ट होते हैं वो सीधे फुटकर व्यापारियों से होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं। क्योंकि हम हमारी आवश्यक वस्तुओं को फैक्ट्री से परचेज नहीं करते, हम दुकानदार के पास जाते हैं और यही दुकानदार फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। उपभोक्ता की वस्तु प्रत्यक्ष विक्रय करने वाले विक्रेताओं जैसे कि फेरी, रेडी, ट्रक, दूरभाष, इंटरनेट बिक्री के भंडार सहित इसके प्रमुख उदाहरण माने गए हैं। फुटकर व्यापार में नवाचार लाने के लिए प्रमुख भूमिका सहकारी समुदाय की रही है। सहकारी समुदाय से बच्चे आप भली भांति परिचित होंगे। सहकारी समुदाय वो होता है जो पर्टिकुलर किसी वस्तु विशेष को एक समाज वर्ग में कम लागत में लोगों तक पहुंचाए, यानी कम कीमत में संसाधनों की उपलब्धता कराने वाला समुदाय ही हमारा सहकारी समुदाय कहलाता है, जिसका पूरा उद्देश्य क्या होता है, एक सामाजिक वेलफेयर के बारे में, ज्यादा सोशल वेलफेयर की ध्यान दिया जाता है, वही समुदाय सहकारी समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा परिवहन। हमने जो सबसे पहला व्यापार है बहुत अच्छे से समझ लिया। अब व्यापार की स्थिति मजबूत कैसे हो सकती है, वो परिवहन से भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कोई भी विकसित राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत व्यापार के माध्यम से ही करता है और उसका व्यापार पूर्णतः परिवहन के संसाधनों पर ही निर्भर रहता है। किसी भी राष्ट्र का व्यापार तभी मजबूत होगा जब वहाँ का परिवहन तंत्र मजबूत होगा। जैसे कि हम यूएसए की बात करें और यूरोप की बात करें और उसके पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो सिटीज़ हैं और सारी जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो अनुकूलतम अवस्थाओं में देखने को मिलती है। हाईली टेक्नोलॉजी का वहाँ प्रयोग हो रहा है। हालांकि भारत भी अब विकास की ओर अग्रसर है, परिवहन के संचार साधनों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। परिवहन में हमारे कई सारे संसाधन होते हैं, कई सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। परिवहन कैसे प्रभावित होता है, इन बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी राष्ट्र में परिवहन की भूमिका को बताइए, अर्थव्यवस्था में परिवहन की भूमिका को बताइए और परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। परिवहन विनिर्मित माल को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भूमिका निभाता है। आधुनिक समाज में वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में ये बहुत बड़ी सहायता देता है और इसी के आधार पर परिवहन व्यवस्था बहुत मजबूत होती है। परिवहन की लागत के आधार पर यदि परिवहन कीमती होगा तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी, यानी कोई भी परिवहन साधन यदि महंगा हुआ तो वो उस वस्तु की भी महंगाई ज़्यादा दिखेगी। जैसे कि मैं बात करूँ, यदि मुझे कोई प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से परचेज करना है तो ऑस्ट्रेलिया में यदि वो प्रोडक्ट 5 रुपये में बना है तो मुझ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2 से 3 हज़ार हो जाएगी, क्योंकि उसका परिवहन लागत भी ज़्यादा होता है। वो वायुयान से मंगाया जाएगा या फिर जलयान से। जलयान हमारा सस्ता साधन होता है जबकि वायुयान हमारा महंगा साधन होता है। तो इसमें कुछ बिंदु दे रखे हैं कि किलोमीटर की दूरी किसे कहा जाता है, समय दूरी किसे कहते हैं और लागत दूरी किसे कहते हैं। किलोमीटर की दूरी वो होती है जहां मार्ग की लंबाई की वास्तविक दूरी निर्धारित होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री से एक ट्रक जो है 600 किलोमीटर के बाजार की दूरी तय करता है, वही हमारी किलोमीटर दूरी कहलाएगी। समय दूरी क्या होती है, एक मार्ग यात्रा पर यात्रा करने में लगने वाला समय, यानी 600 किलोमीटर की जो यात्रा है उस दूरी में उस ट्रक ने कितना समय लिया है पहुंचने में, वो हमारा, फॉर एग्जांपल उसने 48 घंटों का समय लिया है तो उस 48 घंटों का समय जो होगा वो हमारा समय दूरी कहलाएगा। तीसरा हमारा है लागत दूरी। लागत दूरी से हमारा मतलब होता है मार्ग पर यात्रा के रूप में आने वाला खर्च, यानी
जो भी कॉस्ट आई है, यानी 48 घंटे के समय में जो ट्रक चालक ने जो भी पेट्रोल भरवाया है या जो भी अवस्थाओं में उसने पैसे खर्च किए हैं, वो पूरा खर्च किसकी श्रेणी में आएगा, हमारी लागत दूरी के अंतर्गत आएगा। तो हमारी परिवहन के संसाधनों के बाद हमने दूरियों को समझ लिया। कुछ बिंदु है हमारे यहाँ पे नोड। नोड का मतलब होता है गंतव्य बिंदु से मार्ग के सहारे यदि कोई बड़ा कस्बा होता है, वही हमारा नोड कहलाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास की बड़ी सिटीज़ के हाईवे पे कई सारे ढाबे होते हैं, पेट्रोल पंप स्थापित होते हैं, कई सारे गेस्ट हाउसेस भी बनाए जाते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र होता है वो हमारा नोड कहलाता है। योजक किसे कहते हैं, प्रत्येक सड़क दो नोडों को जोड़ती है, वही हमारी योजक कहलाती है। योजक यानी जो दो नोडों को जोड़े, हाईवे की दो ट्रैक्स को जो बीच में जोड़ा जाता है, वही हमारा योजक कहलाता है। अब हम बात करेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। परिवहन जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको पता है व्यापार को मजबूत यदि बनाना है तो परिवहन को मजबूत करना पड़ेगा। तो कौन से ऐसे घटक है जो परिवहन को प्रभावित कर रहे हैं, तो जनसंख्या का आकार और आय, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष की यदि जनसंख्या विरल होगी तो उस क्षेत्र विशेष में परिवहन मजबूत नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए आवाजाही के साधनों की ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत यदि हम जनसंख्या के अधिक के क्षेत्र की बात करें, जैसे पर्टिकुलर भारत में ही हम बड़े महानगरों की बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, यहाँ पे परिवहन मजबूत क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं, तो परिवहन की मजबूत आवश्यकता रहती है, तो परिवहन को मजबूत बनाया जाता है। आय के संसाधनों की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे भी आय मजबूत होगी वहाँ परिवहन के साधन भी मजबूत होंगे। जैसे कि हम विकसित राष्ट्रों की बात करें, यूएसए हो गए, यहाँ पे जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, परिवहन के संसाधनों का निर्माण किया जाता है, बहुत ही ब्रॉडली लेवल पर होता है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी उनकी इकोनॉमी ही होती है। फिर है हमारा औद्योगिक केंद्र व कच्चे माल और उनके मध्य का व्यापार। किसी भी क्षेत्र का जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र से कच्चे माल का जो केंद्र है, उनके मध्य की अवस्थाओं के आधार पर यदि हम बात करें तो औद्योगिक और कच्चे माल के बीच की जो दूरी यदि ज़्यादा होगी तो यहाँ पे व्यापार ज़्यादा प्रभावित होता है। इसीलिए ध्यान दिया जाता है कि उसके मध्य का जो परिवहन है वो मजबूत हो। परिवहन यदि मजबूत होगा तो कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो पाएगी और औद्योगिकरण भी आसानी से हो पाएगा। कुछ जलवायु क्षेत्र, स्थल मार्ग भी इसके व्यवधान बनते हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें, उत्तराखंड, पर्वतीय जो हिली एरियाज है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे परिवहन के साधन थोड़े से मजबूत नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है बहुत ज़्यादा, अब हम ये कह सकते हैं विकास की ओर अग्रसर है भारत भी परिवहन में, लेकिन इसकी अवस्थाओं में कई सारे जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो भी इसको प्रभावित कर देती है। तो जलवायु किसी क्षेत्र का स्थल मार्ग उसको प्रभावित करता है। तीसरा हमारा जो बिंदु है, संचार की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में कई सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अभी हमने इसको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में समझा था। संचार के संसाधनों में हमारे दूर संचार के साधन आएंगे और उपग्रह संचार के संसाधन भी आएंगे। ये संचार के जो संसाधन हैं, हम कह सकते हैं वर्तमान समय में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के व्यवसायीकरण में भी भूमिका निभा रहे हैं। लोगों की मूलभूत आवश्यकता भी समझी जा रही है। यहाँ से क्वेश्चन यदि आपका बनेगा तो संचार के संसाधनों को समझाइए। हर कोई व्यक्ति समझा सकता है, आपने ईवीएस में भी इसको अच्छे से समझा होगा, लेकिन हम इसको ब्रॉडली लेवल पे समझेंगे जो हमारी 12th की बुक में दे रखा है। संचार संदेशों तथा तथ्यों विचारों का प्रेषण होता है और ये हमारे परिवहन के सभी रूप में संचार तंत्र भी कहलाता है, यानी परिवहन के साथ ही संचार को शामिल किया जाता है। लेकिन चूंकि परिवहन जो है हमारा एक प्रत्यक्ष रूप का कार्य है, प्रत्यक्ष कार्य से मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र के आधार पर कोई व्यक्ति अपने माल को पहुंचा रहा है तो पर्टिकुलर वहां से हम ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो माल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन संचार जो है हमारा अप्रत्यक्ष तरीका होता है। एक व्यक्ति विशेष को स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे कि हम मोबाइल पर बात करें तो मैं यहाँ से ही आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मैं आपके घर पे आके आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन यदि मुझे कोई प्रोडक्ट आप तक पहुँचाना होगा तो हो सकता है कि मुझे उस प्रोडक्ट को आपके पास लेके आना पड़ेगा। तो ये हमारा जो साधन होता है वो परिवहन के अंतर्गत आता है। तो वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि संचार का फैलाव अब सरल होता जा रहा है। परिवहन जाल तंत्र बहुत ज़्यादा सक्षम है, लेकिन विकास के आधार पर अब संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया गया है। यानी पहले परिवहन और संचार को साथ में ही समझा जाता था, लेकिन अब चूंकि विशेषताएं भी बढ़ी है और इसका विकास भी क्षेत्र बढ़ा है, तो इसीलिए परिवहन और संचार को अलग अलग रूप से अध्ययन किया जाता है। प्रमुख संचार सेवाएं कौन सी है? दूर संचार, जन संचार और उपग्रह संचार, ये 3 प्रमुख सेवाएं हैं। दूर संचार की यदि हम बात करें तो इसमें मोबाइल और अन्य उपकरण जैसे टेलेक्स, तार लगभग अब ये भूतकाल की वस्तुएं बन गई है। आपको भी पता है बच्चों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है इन चीज़ों की वैल्यूएशन कम हो रही है। अब हम गूगल से जीमेल के माध्यम से भी अपना मेल भेज सकते हैं, कोई लेटर भेज सकते हैं। पहले तार होता था, टेलेक्स होता था, अब इनकी आवश्यकताएं घट गई है।
फिर आया धीरे धीरे जनसंचार का माध्यम, रेडियो, दूरसंचार, समाचार पत्र, जो आज भी लोगों तक हम ये कह सकते हैं दूर जनसंचार यानी जन जन तक जिसकी पहुंच हो, तो ये बहुत सस्ते दरों पर मिलने वाले साधन है। तीसरा हमारा जो है उपग्रह संचार। उपग्रह संचार वर्तमान में एक बहुत बड़ी क्रांति समझी जा सकती है संचार के साधनों में। उपग्रह संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आसानी से उपलब्ध कर पा रहे हैं। हमसे दूर बैठे 5000 किलोमीटर या जितनी भी 1000 किलोमीटर की दूरी भी हम मिनटों में दूरी को सिमट गई है वो दूरी, कैसे? इंटरनेट के माध्यम से, यानी हम यहाँ बैठे वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं रीजन क्या है? उपग्रह संचार ही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेवाएं। सेवा सेक्टर जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र के आधार पर किसी क्षेत्रों को अच्छे से समझने के लिए हमें वहाँ की व्यावसायिक स्थिति, बैंकिंग सेवाएं कैसी हैं, इनके मजबूतीकरण पर बात की जाती है। सेवाएं क्षेत्र आज वर्तमान में प्रत्येक तृतीय क्रियाकलापों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। सेवा क्षेत्र के आधार पर स्तर निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले निम्न स्तर की सेवा होती है। निम्न स्तर की सेवा वो होती है बच्चों जिसमें हम ये कह सकते हैं शारीरिक बल ज़्यादा लगता है, जिसमें हमें शैक्षणिक की आवश्यकता नहीं रहती, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हमारे पंसारी की दुकान पर धोबी घाट का कार्य, मजदूरी का कार्य, ये सभी हमारे निम्न स्तर की सेवा होती है। उच्च स्तर की सेवा अगर हम कहें जिसमें शिक्षा और प्रशिक्षण का कार्य यानी मानसिक बल ज़्यादा लगता है, वो हमारा होता है लेखाकार, परामर्शदाता, चिकित्सक। ये सभी हमारे उच्च स्तरीय सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। फिर है हमारा व्यावसायिक सेवा क्षेत्र, हमने अच्छे से समझा था, जहां मनोरंजन हो, अभियांत्रिकी हो, विधि प्रबंधन हो, स्वास्थ्य के कार्य गतिविधि हो, वो हमारी सारी व्यावसायिक सेवाएं कहलाती हैं। चौथा है हमारा व्यक्तिगत सेवा। व्यक्तिगत सेवा के अंतर्गत एक असंगठित वर्ग होता है, जैसे मुंबई डब्बा वाला, यानी व्यक्ति विशेष के रूप में एक कार्य का संचालन किया जा रहा है, वो है हमारा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र। कुछ सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। नियमित से हमारा तात्पर्य यह है कि इन सेवाओं को एक नियमित विधिवत रूप से स्थापित कर दिया गया है। जैसे कई सारी योजनाओं के आधार पर भर्तियां निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल हम नगर निगम की बात करें, नगर पालिका की बात करें, ये एक क्षेत्र विशेष के प्रबंधन के लिए कार्यरत होती हैं, तो इनको अब नियमित कर दिया गया है सरकार की सुविधाओं के अनुकूल। कई सारे प्रबंधनात्मक विधि प्रशासनिक अधिकारी भी होते हैं जो इस क्षेत्र विशेष में प्रबंधन को संभालते हैं। तो मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये कह सकते हैं इन सेवाओं को अब नियमित कर दिया गया है। इन नियमित सेवाओं के आधार पर शिक्षा सेवा, महानगरों में विकसित होने वाले कार्य, जैसे कि मल्टीनेशनल मॉल्स, बिल्डिंग्स बनती रहती है, तो कंस्ट्रक्शन के कार्यों के लिए इंजीनियर वर्कर्स की आवश्यकता रहती है। बिजली के कार्यों के लिए एइन जेइन जो पद होते हैं उनकी आवश्यकता रहती है। तो पर्टिकुलर सरकार के लिए इनके द्वारा कई सारे पर्यावरण नियंत्रण के लिए, कई सारे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण के लिए आधार पर नगर निगमों की और हम ये कह सकते हैं क्षेत्र विशेष पर केंद्र बिंदुओं को स्थापित भी किया जा रहा है। जैसे ग्राम पंचायत के आधार पर कई सारे स्वास्थ्य केंद्र भी लगाए जा रहे हैं। इनके आधार पर क्या होता है, कार्यों को आसान कर दिया जाता है और ये नियमित सेवाएं कहलाने लगी है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में ये होता है जहाँ पे हम किसी क्षेत्र विशेष की ये कह सकते हैं पर्टिकुलर जो भूमि की जो रेट है, डीएलसी रेट जो होती है उसका निर्धारण। डीएलसी रेट वो होती है बच्चों जो किसी भूमि की गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की हुई रेट होती है। जैसे किसी क्षेत्र विशेष की यदि हम महानगर की बात करें, महानगर की डीएलसी रेट ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। बड़े बड़े जहाँ पे मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट ज़्यादा होंगे, जहाँ हम ये कह सकते हैं एक हाईली लेवल पे जो क्षेत्र विशेष फैला हुआ होता है, वहाँ पे भूमि का हम ये कह सकते हैं केंद्रीकरण भी ज़्यादा होता है और भूमि की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, इसलिए उसकी आय भी हम ये कह सकते हैं उसकी जो क्षेत्र विशेष के आधार पर जो कीमत है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ भूमि की लागत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा होती है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, इन क्षेत्रों की भूमि रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न लोग। अब आप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो तृतीय क्रियाकलापों में होंगे। सीधा सिंपल सा है, जो शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में कार्य करने वाले व्यक्ति तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे कि विकसित राष्ट्रों की यदि हम बात करें, इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। लगभग यूएसए में 75% पॉपुलेशन जो है वो इसी क्षेत्र में कार्यरत है और इसीलिए रोजगार की प्रवृत्ति भी वहाँ ज़्यादा बढ़ रही है। इसके विपरीत यदि हम विकासशील राष्ट्रों की, अल्प विकसित राष्ट्रों की बात करें तो 10% से भी कम जनसंख्या यहाँ पे शामिल है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा का
प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ पे भी शिक्षा कम होगी वहाँ इस क्षेत्र में कार्य संख्या भी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति अशिक्षित है, वो उसके लिए चिकित्सा का विकल्प खत्म हो गया है, किसी भी क्षेत्र में वो हम ये कह सकते हैं, ना तो वो शिक्षक बन सकता है, ना चिकित्सक बन सकता है, ना ही इंजीनियर बन सकता है, तो उसके लिए विकल्पों की भी कमी हो गई है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसी के आधार पर तृतीय क्रियाकलापों में एक क्षेत्र है जो बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने में या जीडीपी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी राष्ट्र की, वो है हमारा पर्यटन। पर्यटन क्षेत्र बच्चों आपको पता है किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस क्षेत्र विशेष की एक पहचान बनाने के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान की, तो सबके माइंड में यदि कोई फॉरेनर आता है तो उसके माइंड में राजस्थान का कल्चर दिमाग में आता है, राजस्थान का पहनावा, राजस्थान की भाषा, राजस्थान का खाना। तो ये सभी क्या होता है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बिंदु होते हैं। जैसे ही विश्व में यदि हम एक राष्ट्र की बात करें दुबई की, दुबई जो है उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, दुबई में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कार्यरत है, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं किस पर फोकस्ड है, वो पर्यटन की तरफ फोकस है। इसीलिए वो बहुत सारे म्यूजियम बनाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती है, क्रिएटिविटी वाले कार्य करती है ताकि पर्यटन आकर्षित हो, और पर्यटक आकर्षित होंगे तो वो वहाँ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। इसी का माध्यम से हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व के 40% जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा योगदान पर्यटन का है, और पर्यटन के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं वो तृतीय क्रियाकलाप की श्रेणी में रखे जाते हैं। पर्यटन आनंद के उद्देश्य से की गई यात्रा होती है। विश्व की जीडीपी में लगभग 40% इसकी भूमिका रहती है। सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप ये समझा जाता है। उद्योग, फुटकर व्यापार तथा शिल्प उद्योग को भी ये प्रोत्साहित करता है, यानी उद्योगों में भी ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया पश्चिमी राजस्थान का जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स है, तो जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, हमारा यहाँ का जो कल्चर है, हेरिटेज लेवल जो है, ये आकर्षित करता है पर्यटकों को, और इसकी वजह से क्या होता है, इन छोटे छोटे जो शिल्प उद्योगों को है भी लाभ मिलता है, और इसी लाभ के आधार पर हम ये कह सकते हैं पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है। और कुछ पर्यटन होता है वो ऋतुनिष्ठ होता है, यानी ऋतु के आधार पर भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। जैसे कि आप गर्मियों में छुट्टियां वेकेशंस के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं और क्या बोलते हैं, हमें कुल्लू मनाली जाना है। जो भी गर्म क्षेत्रों में रहता है वो ठंडे क्षेत्रों की तरफ जाना पसंद करेंगे, और इसी के आधार पर कुछ प्रमुख प्रदेश हैं, भूमध्य सागर, भारत का पश्चिमी तट और यूरोप का पर्वतीय क्षेत्र, ये कुछ पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र हैं। यदि हम भूमध्य सागर तटों की बात करें, चूंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर के समीप है, थोड़ा गर्म प्रदेश है, तो ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग इधर आना पसंद करेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे कि पर्यटन आज एक हम ये कह सकते हैं जैसे जीडीपी में 40% भूमिका निभा रहा है, तो कई ऐसे बिंदु हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला बिंदु है हमारा मांग, यानी पर्यटन की मांग किस प्रकार से, जैसे लोग छुट्टियों में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं इसलिए वो बोर हो जाते हैं, वो गर्म प्रदेशों की तरफ जाना पसंद करेंगे ताकि उनको एक वातावरण के अनुकूलतम अवस्था देखने को मिले। तो फुर्सत के समय में प्रयोग करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अवकाश के समय इसकी मांग ज़्यादा बढ़ती है। परिवहन के संसाधन यदि मजबूत होंगे तो पर्यटन भी मजबूत होगा। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे क्षेत्र हैं आज भी जहां पे परिवहन मजबूत नहीं है, लेकिन वो कल्चरल लेवल पर या पर्यटन का बहुत बड़ा अच्छा आकर्षक केंद्र है, तो वहां रेवेन्यू भी जनरेट नहीं हो पा रहा। तो जहां पर्यटन मजबूत करना है तो परिवहन की तरफ ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो परिवहन की सुविधाओं के साथ ही पर्यटन का प्रारंभ हुआ है। वायु यात्रा, रेल यात्रा, सड़क यात्रा, जैसे जैसे ये मजबूत हुई, पर्यटन भी आकर्षण का योगदान इसमें बड़ी भूमिका रही है। कुछ ऐसे जलवायु होते हैं, जलवायु क्षेत्र भूदर्शीय, इतिहास, कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी पर्यटन को प्रभावित किया जाता है। जलवायु क्षेत्र में यदि कोई ठंडे प्रदेशों में रह रहा है तो अधिकांश लोग उष्ण मौसम में ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। यह पर्यटन के महत्व को बढ़ा रहा है, जैसे कि यूरोप से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की तरफ लोग जाना पसंद करते हैं। यूरोप ठंडा इलाका है और वहीं से लोग भूमध्य सागर की तरफ, यूरोप में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की तरफ हम ये कह सकते हैं, यूरोप में लोग जो है पर्यटन को प्रभावित होने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार स्थानांतरण करते रहते हैं। दूसरा, भूदर्शीय झील, कई सारे पर्वत होते हैं, झीलें, समुद्र तटीय क्षेत्र लोगों को आकर्षित करते हैं। इतिहास, कला केंद्र, सुंदर नगर, पुरातत्व स्थल, किला, महल, गिरिजाघर, ये सभी क्षेत्र भी आकर्षित करते हैं। जैसे कि राजस्थान के कई सारे हेरिटेज क्षेत्र हैं, किले हैं, पुरातत्व स्थल है, जो कि पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, कई क्षेत्र के रीति रिवाज होते हैं,
घरों में रुकना, हेरिटेज की अवस्था स्थिति, तो लोगों को ये आकर्षित करती है क्योंकि उनके कल्चर से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी हम एक नया कल्चर देखते हैं तो हमेशा हम अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यदि फॉरेन जाएंगे तो वहाँ के कल्चर से आप इम्पैक्ट होंगे और उस कल्चर को जीने की कोशिश करेंगे। वैसे ही फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल जो है, राधा कृष्णा मंदिर है, वो वहाँ की कल्चर, वृंदावन मथुरा जब जाते हैं तो हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें भी लोगों को आकर्षित करती है जो संस्कृति में आती है। स्वास्थ्य सुविधा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम एक विकासशील राष्ट्र हैं, फिर भी भारत में चिकित्सा सुविधा है वो बहुत ही सस्ते दरों पर उपलब्ध करवाई जाती है। ये भारत के लिए एक बहुत गर्व की बात है और इसी के आधार पर एक रिपोर्ट निकाली गई 2005 में। यूएसए से कई सारे व्यक्ति जो है वो भारत में इलाज करने के लिए आए। लगभग 55,000 रोगी जो है वो भारत आए थे। पर्यटन में, चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी रहा है। चिकित्सा पर्यटन क्या होता है? चिकित्सा सुविधाओं के अनुसार लोगों को एक मूलभूत आवश्यकता है जो उपलब्ध करवाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिकित्सा इलाज के लिए, या हम ये कह सकते हैं अपने इलाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पर्यटन किया जाता है वो हमारा चिकित्सा पर्यटन कहलाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। किसी राज्य टू राज्य में नहीं, स्टेट टू स्टेट में मत जाइएगा। हम किसी एक देश से दूसरे देश की बात कर रहे हैं। एक देश से दूसरे देश में जाकर चिकित्सा इलाज करवाना ही चिकित्सक पर्यटन कहलाता है। फिर हमारा आ जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। हमने तृतीय क्रियाकलापों को बहुत अच्छे से समझा, पॉइंट्स को अच्छे से बात की। उसमें हमने देखा पर्यटन की क्या योगदान है, पर्यटन की प्रभावित करने वाले कारकों को भी अच्छे से देखने की कोशिश की। अब हम बात करेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए प्यारे बच्चों, तृतीय क्रियाकलाप जो था वो बाजारीकरण की स्थिति बता रहा था, कई सारी सुविधाओं के बारे में बता रहा था। चतुर्थ क्रियाकलाप जो है वो पूर्णतः हम कह सकते हैं ज्ञान के माध्यम पर ही निर्भर है, यानी शिक्षा का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। ये क्षेत्र जो होगा वो शिक्षित लोगों का ही क्षेत्र कहलाता है। इसमें और पंचम सेक्टर में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं पंचम क्रियाकलाप जो है वो इससे थोड़ी सी एक उच्च स्तर की अवस्था रहती है, जिसमें हम नीतियाँ, अनुसंधान की अवस्थाएं, वैज्ञानिक स्थिति जो होती है, वैज्ञानिकों को हम उसकी श्रेणी में रखते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप है ये ज्ञानोन्मुख कार्य कहलाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना का संग्रहण करना, उत्पादन, प्रकीर्णन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, कुशलता आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। इस सेक्टर में कार्यालय भी होगा, भवन भी होगा, प्रारंभिक विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, रंगमंच, लेखांकन और दलाली में कार्य करने वाले कर्मचारी इसकी श्रेणी में रखे जाते हैं। ये जो सेवाएं होती हैं ना ही पर्यावरण पर निर्भर है, ना ही किसी बाजार पर निर्भर है। ये सेवाएं पूर्णतः हम कह सकते हैं शिक्षा पर ही निर्भर है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की श्रेणी में अध्यापक भी आएंगे, चिकित्सक भी आएंगे और मनोरंजन के संसाधन के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति भी आएंगे। ये सभी क्षेत्र विशेष में हम ये कह सकते हैं ये सेवाएं ना तो संसाधनों से बंधी है, ना ही पर्यावरण से प्रभावित होती है, ना ही इसका बाजार का स्थानीकृत होता है। पंचम क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप का एक उच्चतम स्तर है। इसके माध्यम से ज्ञान आधारित उद्योग ही है। ये क्रियाकलाप सेवाओं के आधार पर नवीन वर्तमान विचारों की रचना करता है, उनका पुनर्गठन करता है, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन की तरफ केंद्रित होता है। उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में उनका महत्व अधिक है और उनकी संख्या भी कई ज़्यादा अधिक होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्यरत होते हैं वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी भूमिका निभाते हैं। तो हमने पांचों क्रियाकलापों के आधार पर पांचों क्षेत्र विशेष को अच्छे से पढ़ लिया। ये सभी हमारी आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करने में भूमिका निभाते हैं। कुछ अब हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बिंदु है हमारा बाह्य स्रोतन। बाह्य स्रोतन से आप परेशान मत होइए, शब्द भले ही आपको भारी लग रहा है लेकिन बहुत इजी लेवल है। आप एक सोच विकसित कीजिए अपने माइंड में। विकासशील भारत हम बात करते हैं भारत की ही। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इसके विपरीत जो अमेरिका है वो एक विकसित राष्ट्र है। तो आप सोचिए जरा, यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में जाना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि हो सकता है उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार के साधन मिले। लेकिन यदि कोई भारत में शिक्षित है और उसको रोजगार के साधन नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेगा? कम से कम दरों में भी कार्य करना पसंद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ के टीचर की जो सैलरी होती है वो 30 to 50,000 होती है, लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ की टीचर की सैलरी 1 लाख से 2 लाख के मध्य भी हो सकती है। तो ये कारण क्या है? लोगों के पास जो रोजगार के साधन बहुत ज़्यादा है तो लोगों की डिमांड भी ज़्यादा है क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड है। इसके विपरीत भारत में संसाधनों की उपलब्धता ज़्यादा नहीं है, तो लोग भले ही शिक्षित हो लेकिन उनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो कम वेतन में भी कार्य करना पसंद करते हैं। तो बाहर की जो विदेशी जो राष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं? इन छोटे छोटे विकासशील राष्ट्रों से इन रोजगार के साधनों को ढूंढने वाले व्यक्तियों को
रोजगार उपलब्ध करवाते हैं कम कीमत में, कम वेतन में। यही व्यक्ति अपनी लागत सुधारने के लिए, अपनी दक्षता को सुधारने के लिए क्या करते हैं, दूसरी क्षेत्र विशेष को ठेका पे कार्य दे देते हैं। यानी एक पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी, ये कह सकते हैं एक कंपनी विकसित राष्ट्र की विकासशील देशों के व्यक्तियों से कार्य करवाती है, वही हमारा बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। तो बाह्य स्त्रोतन से तात्पर्य होता है ठेका देना, दक्षता को सुधारने, लागत घटाने के लिए किसी बाहरी अभिकरण को काम सौंपना। उदाहरण के रूप में भारत, चीन, यूरोप, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका में कई सारे कॉल सेंटर खुले हैं। ये कॉल सेंटर क्या करते हैं, ये कॉल सेंटर है तो पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के, लेकिन ये स्टैब्लिश कहाँ किए गए हैं, अदर विकासशील राष्ट्रों में, जहाँ क्या है रोजगार के लिए श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, तो वो अपनी कम कीमत में अपना कार्य संपन्न करवा लेते हैं। यही हमारा बाह्य स्त्रोतन कहलाता है। इससे लाभ किसको होता है, इससे लाभ होता है उन विकसित राष्ट्रों को। विकसित राष्ट्रों को लाभ होता है क्योंकि उनको सस्ते दरों पे श्रमिकों की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, जिससे देश में नए काम उत्पन्न होते हैं और प्रवास की समस्या भी कम हो जाती है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को आसानी से रोजगार अपने आसपास के क्षेत्र में मिल जाता है तो वो व्यक्ति बाहर की तरफ जाना कम पसंद करेगा। पंचम सेवा और नवीन प्रवृत्तियों के ज्ञान प्रक्रम में बाह्य स्त्रोतन जो है, केपीओ को हो या होम शोरिंग को हो, बाह्य स्त्रोतन का एक बहुत बड़ा विकल्प है। होम शोरिंग और एक ऑफ शोरिंग, दो प्रकार का बाह्य स्त्रोतन होता है। होम शोरिंग होता है जो एक क्षेत्र विशेष में ही हो, जिसके लिए हमें समुद्र पार जाके अपनी कंपनी की स्थापना ना करनी पड़े, होम शोरिंग वो कहलाता है। ऑफ शोरिंग क्या होता है, ऑफ शोरिंग जहां समुद्र से पार किसी के केंद्र की स्थापना करना और वहां से उस कार्य को संचालन करना, वो हमारा ऑफ शोरिंग कहलाता है। केपीओ का मतलब होता है उच्च कुशल कर्मी या व्यावसायिक अवसरों को उत्पन्न करवाने के लिए लोगों को सक्षम बनाना। जैसे कि कई सारे विकासशील राष्ट्र हैं जिनके पास ई लर्निंग की सुविधाएं नहीं है, व्यावसायिक बौद्धिक संपदा नहीं है, कानूनी व्यवसाय नहीं है। इन सेक्टर में लोगों को हम ये कह सकते हैं जागरूकता तो है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस भी है, लोग इसमें प्रशिक्षित भी हैं, लेकिन लोगों को इसके पास साधनों रोजगार की उपलब्धता नहीं होती। तो ये रोजगार विकासशील राष्ट्र केपीओ के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं और उनको सस्ते दरों में श्रमिक मिल जाते हैं। ये बीपीओ से थोड़ा भिन्न होता है। बीपीओ हमारा व्यवसाय प्रकरण का बाह्य स्त्रोतन होता है जो बाहर की तरफ किया जाता है, यानी क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में आधार पर केंद्रों की अलग अलग क्षेत्रों में स्थापना करना। होम शोरिंग बाह्य स्त्रोतन का एक प्रकार होता है, बीपीओ का एक भाग होता है। हम इसको कह सकते हैं बाह्य स्रोत का वह कार्य है जो समुद्र के स्थानांतरित नहीं किए जाते। इसके विपरीत ऑफ शोरिंग जहां कार्य समुद्र के स्थानों पर स्थानांतरित किए जाते हैं, समुद्र पार जहां पे कंपनी या केंद्र स्थापित किए जाते हैं, वो हमारा ऑफ शोरिंग कहलाता है। जिन क्रियाओं में बाह्य स्त्रोतन किया जाता है उनमें प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र होंगे, आईटी सेक्टर होगा। आईटी सेक्टर्स की कंपनियां आपने भी देखी है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में कई सारी आईटी सेक्टर्स की फॉरेन कंपनीज यहाँ पे कार्यरत हैं। कई सारे सूचना केंद्र भी हैं, उनके कॉल सेंटर्स भी यहाँ पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो मानव संसाधन, ग्राहक सहायता कॉल सेंटर, विनिर्माण अभियांत्रिकी, जो भी प्रोडक्ट इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जैसे हीरो होंडा आपको पता है ये एक मर्ज कंपनी थी इंडिया और जापान की। हालांकि अब ये अलग हो गई है, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, लेकिन कई सारे पार्ट्स के लिए और कई सारे इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे कार्यरत हैं। तो विदेशों से जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे ऑफ शोरिंग कहलाते हैं। जो पर्टिकुलर अपने केंद्र को स्थापित करते हैं वो ऑफ शोरिंग होता है। जहाँ समुद्र पार कार्य नहीं होता वो हमारा होम शोरिंग कहलाता है। अब हम बात करेंगे आंकड़ा प्रकरण की। आंकड़ा प्रकरण यही होता है आईटी सेक्टर में जो भी देश एक दूसरे से केंद्रों को स्थापित किया जाता है, जहां ऑफ शोरिंग का कार्य होता है, वो हमारा आंकड़ा प्रक्रमण की श्रेणी में रखा जाता है। आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है जो एशिया, यूरोप, अफ्रीकी देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक, अंग्रेजी निपुण, कुशल प्रौद्योगिकी कर्मचारी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि क्षेत्र विशेष के आधार पर यदि किसी की मांग ज़्यादा होगी तो मांग, अगर किसी क्षेत्र विशेष में किसी व्यक्ति की मांग ज़्यादा है तो यहाँ वेतन भी ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पे काम की मांग ज़्यादा है और व्यक्ति की मांग कम है तो वहाँ हमें सस्ते दरों पर श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि भारत में आईटी स्टडीज़ के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन आईटी सेक्टर्स में हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो एम्प्लॉयमेंट बाहरी कंट्रीज़ उनको प्रोवाइड करवाती है ताकि उनको भी सस्ते दरों में एम्प्लॉय मिल सके। तो हैदराबाद में स्थापित है, ऐसे ही मनीला में भी स्थापित है। किसका? भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईआई का एक तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया है जो कि यूएसए और जापान के लिए काम कर रहा है। तो हैदराबाद में एक जीआईआई इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है जो कि यूएसए और जापान के लिए कार्यरत है।
ऐसे ही एक पॉइंट है अंकीय विभाजक। अंकीय विभाजक ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों, इसको सिंपल से एक कॉन्सेप्ट में आप समझ लीजिए। विकासशील और विकसित राष्ट्र की तुलना की गई है। विकासशील राष्ट्र अपने व्यक्ति तक सूचना की उपलब्धता इतनी तेजी से नहीं पहुंचा पाते। इसके विपरीत यदि हम विकसित राष्ट्रों की बात करें तो उनका सूचना तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि उनकी हर एक क्षेत्र में कार्य जो प्रणाली है वो बहुत ही मजबूत होती है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो अंकीय विभाजक सूचना और संचार के माध्यम से मिलने वाला विकास है। ये विकास का अवसर होता है। इसमें सामान्यतः रूप से अलग अलग देशों का विस्तार जो है, ये विस्तृत अंतर जो है अलग अलग भिन्नता के आधार पर समझा जाता है। और सामान्यतः दृष्टि से हम देखें तो किसी भी देश में कितनी तेजी से आसानी से लोगों तक सूचना की उपलब्धता हो जाए, यानी साधनों की उपलब्धता कितनी आसानी से होती है, वही हमारा अंकीय विभाजक कहलाता है। विकसित देश इस दिशा में ज़्यादा तेजी से कार्यरत हैं, जबकि विकासशील देश इसमें पिछड़ गए हैं। इसे ही हम अंकीय विभाजक कहते हैं। देश के भीतरी और अंकीय विभाजक आज भी विद्यमान है, यानी अलग अलग देशों में भी अपने अपने राज्य के आधार पर भी अंक विभाजक देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें पर्टिकुलर बिहार की, इसके विपरीत हम बात करें केरल की, तो केरल में कई सारी चीज़ें डेवलप्ड हो रही हैं, लेकिन बिहार की स्थिति वहाँ मजबूत नहीं है। तो ये हमारा अंकीय विभाजक हो गया। ऐसे ही बात करें यूएसए और भारत की, तो यूएसए जो है ज़्यादा डेवलप्ड है भारत की तुलना में। तो भारत और यूएसए के बीच का जो अंतर पाया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन, लोगों के लिए रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो भी आसानी से हो पाती है यूएसए में, जबकि भारत में इतना स्ट्रांग नहीं है। तो इन्हीं अंतर को हम अंकीय विभाजक में रखते हैं। और भारत और रूस, इसी के आधार पर हमने हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स जो डाउट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि आप अपने आसानी से सारी चीज़ों को अंडरस्टूड कर पाएँ। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, यदि किन्हीं बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये आपकी सीक्वेंस बता रहा है, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस मिस कर दिए तो आपको चैप्टर समझने में दिक्कत होगी। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सारी क्लासेस को आप कंटिन्यूटी से देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। सो ऑलवेज बी हैप्पी,